नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया में। एथिक्स का फर्स्ट लेक्चर मैं वहाँ पे करा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेलिंग में बहुत एथिक्स का जो बैकग्राउंड दिया था, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स के बारे में बताया था और लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जो अगर हम अपना इथिकल बिहेवियर चाहते हैं कि हम इथिकल हैं कि नहीं हैं, तो वहाँ पे हमने कुछ अप्रोच वहाँ पे लगाई थी। तो जैसे मैंने यहाँ पे जस्टिस अप्रोच बताई थी, वहाँ पे आपको कॉमन गुड अप्रोच बताई थी, यूटिलिटेरियन अप्रोच बताई थी, राइट अप्रोच बताई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई थी। हाँ, एक गलती मैंने और करी थी वहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक की। टियोलॉजी लिखा था मैंने, जो कि ये स्पेलिंग गलत है और टीलियोलॉजी होता है स्पेलिंग। ठीक है, वहाँ पे मैंने ठीक डाल दी थी। जब मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा था, उस डिस्क्रिप्शन में स्पेलिंग सही है। तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, और आप सभी का दिल बड़ा है, मुझे पता है, और आप सभी ने मुझे माफ़ भी कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिकल बिहेवियर की, कि ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारे इथिकल बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो सबसे पहले आ गया है पर्सनल इथिक्स। अब यहाँ पे समझिए इस हेडिंग का मतलब क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिकल बिहेवियर मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इथिकल बिहेवियर को निर्धारित करती हैं कि हम इथिकल होंगे, हमारा बिहेवियर इथिकल बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारा है पर्सनल इथिक्स। अब पर्सनल इथिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए, जो हमारे पर्सनल इथिकल ट्रेड्स बनते हैं, जो हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए, हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैसे, देखिए हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैसे बनती है कि हमारा वैल्यू सिस्टम किस तरीके का था, हमारा वैल्यू सिस्टम किस तरीके का है। सेकंड थिंग, हमारी अप ब्रिंगिंग कैसी है, हमारी अप ब्रिंगिंग कैसी है, हमारी एजुकेशन किस तरीके की है, हमारा रिलीजियस बिलीव किस तरीके का है, हमारा रिलीजियस बिलीव किस तरीके का है, और हमारे एक्सपीरियंसेस किस तरीके का है। तो इन सारी चीज़ों से ही हमारे पर्सनल एथिक्स बनते हैं, हमारे इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेट्स बनते हैं, जिसके कारण हमारा पर्सनल एथिक्स बनता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ये पर्सनल एथिक्स है, या पर्सनल इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं हमारे, जैसे कि वैल्यू सिस्टम हो गया, अपब्रिंगिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजियस बिलीव हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गए, इन सभी से हमारी पर्सनल एथिक्स बनते हैं, जिससे कि हमारा एथिकल बिहेवियर गाइड होता है। सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन की। अब देखिए, अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन क्या होता है। देखिए, सपोज यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट यहाँ पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे है, और इस बंदे की सपोज बहुत अच्छी नंबर आती है। ठीक है, अब बहुत अच्छी नंबर आती है और हमारे पेरेंट्स हमको क्या कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, हमसे चाह रहे हैं कि आप अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस करो, कि यानी कि पहले आपकी 40 नंबर आती थी 100 में से, अब पेरेंट्स चाहते कि नहीं, आपकी 90 से ज़्यादा नंबर आनी चाहिए। बट आप कैसे लाओगे वो नंबर, आपने तो उतना पढ़ा ही नहीं। आपसे लोग चाह रहे हैं कि आप अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस करके दिखाओ। तो उस केस में अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस करने के लिए क्या करोगे, आप जो मीन्स होंगे ना आपका, आप अपने मीन्स को गलत क्या करोगे, गलत तरीके से यूज करोगे। यानी कि आप गलत मीन्स का यूज करोगे, यानी आप चाहते हो, लोग चाहते हैं कि आप अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस करके दिखाओ, तो आपसे तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, चीटिंग करने लग जाएंगे। और चीटिंग क्या है, अनइथिकल बिहेवियर है। तो अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन, ये अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन लोग हमसे चाहते हैं, और हमसे अगर नहीं हो पाता है तो हम वहाँ पे चीटिंग कर लेते हैं, और वहाँ पे जो हमारा बिहेवियर हो जाता है ना, वो अनइथिकल हो जाता है। तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है कि हम इथिकल बिहेवियर करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे लीडरशिप की बात करेंगे। देखिए, अगर लीडरशिप अच्छी होगी तो लीडरशिप अगर अच्छी होगी तो जो अदर पर्सन्स होंगे वो भी उससे क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, गाइड होंगे, और वो भी क्या करेंगे, इथिकल बिहेवियर को अपनाएंगे। बट अगर लीडरशिप ही खराब हो गई तो जो नीचे वाले जो लोग होंगे वो अनइथिकल खुद ब खुद हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे इथिकल बिहेवियर को गाइड करता है लीडरशिप। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हम इथिकल डिसीजन ले रहे हैं या अनइथिकल डिसीजन ले रहे हैं। हेस्टी में, मतलब जल्दीबाजी में, वो कोई सा भी डिसीजन ले लेते हैं, और उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि हमारा जो डिसीजन है वो इथिकल है या अनइथिकल है ना। यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं। सपोज एक फूड प्रोडक्शन
कंपनी, अब वो फूड प्रोडक्शन कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रही है बाज़ार में जो कि लोगों की तबीयत को बिगाड़ सकती है, बट उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है। तो अगर वो अनएथिकल होगी, अगर वो कंपनी अनएथिकल होगी या एथिकल्स स्टैंडर्ड्स को नहीं मानती होगी, बस उसे प्रॉफ़िट से ही मतलब है, तो वो कैसा बिहेव करेंगे? अनएथिकल बिहेव करेंगे। बट अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिल्कुल इथिकल होगा या वहाँ का जो लीडर होगा वो इथिकल होगा और वो सोचेगा कि थोड़ा सा भी अगर किसी को नुकसान हो गया तो मैं चाहे मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, मैं इस चीज़ को मार्केट में लॉन्च नहीं करूँगा, तो वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा उस केस में? इथिकल बिहेवियर। बट अगर सिर्फ उसे प्रॉफिट से मतलब होगा तो उस टाइम पे किस तरीके का बिहेवियर करेगा? अनइथिकल बिहेवियर। तो ये सारे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिकल बिहेवियर। तो अब आप समझ गए होंगे पर्सनल एथिक्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लीडरशिप, अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल एथिक्स या इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेट्स जो कि किस किस से बनते हैं? अपब्रिंगिंग हो गया, हमारा वैल्यू सिस्टम हो गया, एजुकेशन, रिलीजियस बिलीफ या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो इथिकल माइंड है वो किस तरीके का सोचता है। मतलब आप इथिकल, अगर सपोज आप इथिकल हो और आप उस टाइम पे किस तरीके से सोचोगे। मतलब अगर सपोज आप इथिकल हैं तो आप किन किन चीज़ों की परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, तो उस टाइम पे आप क्या क्या सोचोगे। देखिए, तो सबसे पहले अगर आप इथिकल माइंड है और आप सोचना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके से सोचोगे। फर्स्ट ये है कि भाई मैं इस सोसाइटी के अंदर किस तरीके का सिटीजन बनना चाहता हूँ, किस तरीके का इंडिविजुअल बनना चाहता हूँ। क्या मैं लोगों की नज़रों में अच्छा बनना चाहता हूँ या लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से एथिकल माइंड सोचता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ सपोज आपका फ्रेंड है और आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, यहाँ पे चीटिंग कर रहा है या वो रॉन्ग है, तो एथिकल माइंड क्या सोचेगा कि यार ये मेरा फ्रेंड भले ही क्या है, ये मेरा जो फ्रेंड है वो रॉन्ग है, अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए? अपने फ्रेंड का साथ देना चाहिए या मुझे उसे रोकना चाहिए या बताना चाहिए कि इस बंदे ने गलत करा है। एथिकल माइंड दोनों तरीके से सोचता है और फिर उसके बाद सही डायरेक्शन में डिसीजन लेता है। उसके अलावा तीसरी चीज़ किस तरीके से सोच सकता है कि सपोज देखिए, दो चीज़ों में ये देखिए, एक तो वो अपना पर्सनल कंफर्ट दे सकता है कि यार मेरी अच्छी सी नौकरी है, मैं बस अपना देखता हूँ, या वो देखेगा कि यार जो सोसाइटी में सफरिंग बहुत ज़्यादा है और अगर मैं सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट देखूंगा तो जो सोसाइटी की जो सफरिंग है उसको मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से एथिकल माइंड सोचता है, रीजनिंग करता है और फिर एक एथिकल डिसीजन पे पहुंच पाता है। तो यही चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? जब आप यहाँ पे केस स्टडीज़ करोगे। जब आप केस स्टडीज़ करोगे तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे आपको उस तरीके से सोचना है और फिर एक आप लार्जर इंटरेस्ट की तरफ जा पाओगे या इथिकल हो पाओगे। नाउ यहाँ पे देखते हैं इथिकल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ हम सभी एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे कि हम अपने बिहेवियर में एक एथिक्स लेके आएँ। तो कुछ मैक्सिम है। मैक्सिम का मतलब क्या होता है? कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है डेट हैज़ टू बी फॉलो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको एक एक करके समझाता हूँ। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो चीज़ें आप किसी भी आंसर में अपने यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको याद होना ही होना चाहिए और ये जो चीज़ें हैं आप अपने आंसर राइटिंग में लिखने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैक्सिम है किसका? लीगलिटी एंड रैशनैलिटी। मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होगा उससे जो लॉज एंड रूल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना ही करना होगा किसी भी दशा में, ठीक है। उसे वहाँ पे रैशनल होना पड़ेगा, लॉ एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक के लिए, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है अपने डिसीजन के लिए, ये उसे पता होना चाहिए। और वो अपनी डिसीजन, सपोज उसने कोई डिसीजन लिया और वो रॉन्ग है राइट है, उस चीज़ के लिए उसे अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो वहाँ से मुकर नहीं सकता अगर वो इथिकल है। और इथिकल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यही चीज़ है। उसके अलावा वर्क कमिटमेंट, जो उसे वर्क दे रखा है उसे ऑन टाइम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कमिटमेंट है उसका तो उसको पूरा करना है, ठीक है। ये तीसरा हो गया। नाउ एक्सीलेंस मतलब जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है, हाई क्वालिटीज़ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सो डैट एक्सीलेंस आ सके
इफ़िशेंसी बढ़ सके, ये सारी चीज़ें तब ही जाके होंगी जब हम एक्सीलेंस को फॉलो करेंगे। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को एक साथ लेके चलना। सपोज यहाँ पे सोसाइटी है, यहाँ पे पुअर लोग हैं, यहाँ पे नेता लोग हैं, इन सब को एक साथ लेके चलना, सारे लोगों को एक साथ लेके चलना, डैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन ही, इस फ्यूजन इसको कहते हैं। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। धीरे धीरे मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ आ गई? रिस्पॉन्सिवनेस एंड रेजिलियंस। ठीक है, सपोज अब एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं और सपोज आप चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाओ तो आप रेजिलियंस होंगे ही नहीं। तो अगर आपको जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो और साथ साथ में अपने आप को भी उसी तरीके से मोल्ड कर दे रहे हो, तो यानी कि यू आर रेजिलियंस, रिस्पॉन्सिवनेस है आपकी। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? इसका मतलब कि मैक्सिमम लोगों तक मैक्सिमम हैप्पीनेस किस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं, यानी कि कुछ आप पब्लिक सर्विसेज आई, पब्लिक स्कीम्स आई, आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर किसी को बेनिफिट हो सके, हर कोई लोग हैप्पीनेस इससे हैप्पी हो सके। इसके अलावा आप कंपेशन होना चाहिए आपका लोगों के प्रति, सो डैट आप उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से क्या कर पाओ, उनका निवारण कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, देखिए नेशनल इंटरेस्ट इज़ अबव देन ऑल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, आप पब्लिक सर्वेंट हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी अपनी सोवरेनिटी ही सबसे आगे हो जाती है आपके लिए। तो नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज अबव देन ऑल ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे जस्टिस इन द सेंस कि आप कुछ इस तरीके से एक्शन लो जिससे कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आए, फेयरफुल तरीके से चीज़ों को आप कर पाओ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप सभी को पता है, बिना ट्रांसपेरेंसी के तो चीज़ों में क्या हो जाएगा? करप्शन हो जाएगा। ठीक है, करप्शन हो जाएगा। उसके अलावा जिस चीज़ के लिए आप काम करना चाह रहे थे वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी। लास्ट में है इंटीग्रिटी मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो ऑनेस्टी से कर रहे हो, या कोई भी चीज़ अगर डिसीजन ले रहे हो ऑनेस्टी से ले रहे हो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं ले रहे हो, या बाइसनेस नहीं है आपके काम में, तो इस तरीके से आप इंटीग्रल हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। नाउ ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, आई होप आप ये चीज़ें समझ भी गए होंगे। नाउ अब हमने इथिक्स की लगभग सारी चीज़ें कर दी, इथिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से होता है। नाउ अब हम एक नई टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डैट इज़ वैल्यू। ठीक है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स एंड क्वालिटीज़ हैं। क्या चीज़ है? एक प्रत्येक इंसान की प्रिंसिपल और कुछ क्वालिटीज़ हैं जो गाइड करती हैं हमें, जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन, जो इंसान को गाइड करती है किस में? जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन में, कि मतलब किस तरीके का उसका बिहेवियर होगा, किस तरीके का उसका जजमेंट होगा, उसको गाइड करती हैं, जजमेंट एंड बिहेवियर को गाइड करती हैं कौन? वैल्यूज़। और वैल्यूज़ क्या हैं? इंडिविजुअल प्रिंसिपल और क्वालिटीज़ हैं। तो इंडिविजुअल प्रिंसिपल और क्वालिटीज़ हैं जो कि गाइड करती हैं क्या? जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप आसानी से आप समझ पाओगे और समझने की कोशिश भी करना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि वैल्यू आती कहाँ से है। ये जो क्वेश्चन है कि वैल्यूज आती कहाँ से, और उसके आंसर देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो देखिए वैल्यूज कहा जाता है दो तरीके से हैं। एक तो देखिए ये इनबिल्ट है, मतलब हमारे खुद के अंदर से ही निकली हुई है। देखिए ये हमारा पूरी बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर इंट्यूटिवनेस में खुद से ही ये क्या हो रही है? रेडिएट आउटवर्ड हो रही है वैल्यूज, खुद से बाहर निकल रही है, खुद के कंसाइंस से, खुद अंदर बनी हुई हमारी वैल्यूज जो कि बाहर निकल रही है। तो ये क्या है कि इनबिल्ट मैकेनिज्म है, खुद के अंदर हमारी बनी हुई है पहले से, जो कि डिस्टिंग्विश करती हैं, अलग कर पाती हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हमें समझाने की ज़रूरत नहीं, एक इंसान को समझाने की ज़रूरत नहीं उसकी वैल्यूज़ क्या है, वो खुद ब खुद उसके अंदर है, और उस खुद के अंदर है, जिससे कि उसको क्या पता चल पा रहा है कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है। वैल्यू इज कंसर्न अबाउट कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, कि उसका कैरेक्टर किस तरीके का होगा और उसका जो कंडक्ट है, वो जो काम कर रहा है, पर्सन जो काम कर रहा है उसके वो काम किस तरीके का होगा। तो वैल्यू किससे कंसर्न कर रही है?
कैरेक्टर बनाने में काम आ रही है, या उसका कंडक्ट किस तरीके से होगा, उसका कार्य किस तरीके से होगा, उस चीज़ के लिए हेल्पफुल है कौन, वैल्यूज। वैल्यूज और क्या इवेलुएट कर रही है, क्या चीज़ देख रही है, वॉलेंट्री एंड हैबिचुअल एक्शन ऑफ ए पर्सन, कि उसके वॉलेंट्री और हैबिचुअल एक्शन किस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो पहली चीज़ बताई ना, जो ये वैल्यूज है ना, हमारे खुद के अंदर से निकलने वाली प्रिंसिपल एंड क्वालिटीज़ है, जो हमें गाइड करती हैं किस चीज़ में, हमारे जजमेंट एंड बिहेवियर में। बट क्या ऐसा वाकई में है, तो देखते हैं। देखिए अनदर व्यूज़ क्या है वैल्यूज़ के बारे में, दूसरा व्यूज़ क्या है कि ये सेल्फ मैनेजिंग है, ना कि इंट्यूटिव, यानी कि ये हमारे अंदर से खुद से बाहर नहीं आ रही, बल्कि वैल्यूज़ को एक्वायर करा गया है बाहर से। बाहर से का मतलब क्या है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से, हमारे एल्डर्स ने हमको जो सिखाया उससे हमारा वैल्यू सिस्टम प्राप्त हुआ है, एक्वायर हुआ है। हमारे स्कूल्स में जो सिखाया गया है, हमारी सोसाइटी और फैमिली के अंदर हमें जो जो सिखाया गया है, वो धीरे धीरे पाइलअप होता गया, क्यूमुलेटिव होता गया, और उस तरीके से हमारी वैल्यूज बन गई। समझ रहे हो? तो दो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें होगी, एक तो खुद के अंदर से वैल्यूज़ निकल रही है, और दूसरा हमने एक्वायर करी है इन्वायरमेंट से, एल्डर से, स्कूल से, सोसाइटी एंड फैमिली से। अब देखिए, खैर ये चीज़ तो है कि हमने बाहर से करी, बट जो सोर्स ऑफ वैल्यू है ना, सबसे पहले खुद के अंदर से ही है, विद इन अस है। और हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म वैल्यूज़ है, जो कि इनबिल्ट है हमारे अंदर, ठीक है। देखिए हम लोगों के अंदर, मतलब जो मानव जाति है या इंसान हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि यूनिवर्सल है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। एंड ईच ऑफ अस रिफर टू इंट्रेंसिक ह्यूमन वैल्यूज़। इंट्रेंसिक ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। देखिए तो अब हम अल्टीमेटली ये कर सकते हैं कि जो वैल्यू है ना, वैल्यू वो कुछ हमारे अंदर से खुद ब खुद निकल के आती, इंट्यूटिव है, ठीक है। हमें एकदम पता चल जाता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और कुछ क्या है, कुछ जो सोर्स ऑफ वैल्यू है वो कल्चरल इन्वायरमेंट से है। कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि बाहर से आई हुई है। तो आप समझ गए होंगे वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। वैल्यूज़ क्या है, प्रिंसिपल हैं और क्वालिटीज़ हैं। ऐसे प्रिंसिपल और क्वालिटीज़ किसके, इंडिविजुअल के, जो गाइड करती है क्या, उसके जजमेंट एंड बिहेवियर को। और अगर हमारा वैल्यू सिस्टम मजबूत है ना, तो हम हमेशा राइट डिसीजन लेंगे, और अगर हम राइट डिसीजन लेंगे ना, तो हमारा जो बिहेवियर होगा वो इथिकल बिहेवियर होगा। अब समझ गए होंगे आप किस तरीके से जो हमारे वैल्यू सिस्टम अगर अच्छा होता है तो वो हमें इथिकल प्रिंसिपल की ओर ले जाता है, और हम हमेशा चीज़ों को राइट करते हैं और हम इथिकल बन जाते हैं। तो आप समझ गए कि वैल्यू सिस्टम का किस तरीके से इम्पोर्टेंस है ना। यहाँ पे वैल्यूज दो प्रकार की, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को बाद में समझाता हूँ, पहले एक्सट्रिंसिक को समझाता हूँ। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, मतलब एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो भी होती हैं वो एक जरिया होती हैं, वो एक क्या होती है, जरिया होती हैं। यानी कि दे आर इंस्ट्रूमेंट इन नेचर, इंस्ट्रूमेंटल इन नेचर, या वो एक मीन्स होती है, एक जरिया होती है। यानी यहाँ पे मैं एक स्पेक्टिकल्स लेता हूँ, चश्मे लेता हूँ। ये चश्मे कब अच्छे लगेंगे, जब वो देखने वाले पे अच्छे लगेंगे। यानी कि ये चश्मे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चश्मे अच्छे हैं कि नहीं है, ये कैसा पता चलेगा, जब आप इनको पहन के देखोगे और ये आप पे बिल्कुल अच्छे लग रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो चश्मे होंगे वो अच्छे हैं। और अगर ये पहन के ख़राब लगे तो ये ख़राब होगा। तो यानी कि जो चश्मे की वैल्यू तब नहीं है कि वो चश्मा है, चश्मे की वैल्यू तब है जब वो हम पे लगे और वो दिखने में अच्छा हो। एक बार दोबारा समझाता हूँ, चश्मे की वैल्यू तब नहीं है जब वो चश्मा है। चश्मे की वैल्यू तब होती है जब वो हम पे अच्छा लग रहा है। उसकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी अगर वो हम पे अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहे हो बात को। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, दे आर एंड इन इट सेल्फ, वो खुद में ही क्या है, एंड है। यानी कि ब्यूटी। अब ब्यूटी आप किसी पे देखो, अगर कोई ब्यूटी है, कोई जैसे पहाड़ों की ब्यूटी है, वो खुद में खुद क्या इंट्रिंसिक है। यहाँ पे आप उसको जरिया नहीं बता सकते कि यार ये पहाड़ है तब जाके ये ब्यूटी, नहीं, वो अपने आप में ब्यूटी है। आप उसको इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि अगर ऐसा था तो तब जाके ये अच्छा लग रहा है, नहीं, ब्यूटी तो ब्यूटी है। ट्रूथ, ट्रूथ
आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे उसने अच्छा बोला तो ट्रूथ मतलब इसके जरिए ट्रूथ है, नहीं, यहाँ पे आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद में एंड है, ठीक है। तो वो ब्यूटी हो गई, वहाँ पे क्रेज हो गया, ट्रूथ हो गया, आप इन वैल्यूज़ को नकार नहीं सकते कभी भी, ये अपने आप में क्या है, एंड है। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू भी हो गई और एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी हो गई। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक डैट इज़ वर्च्यू एथिक्स को भी जानना ज़रूरी है यहीं पे, सो डैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पे देखिए वर्च्यू एथिक्स क्या है, पहले ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो वर्च्यू एथिक्स को भी मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है, सो डैट चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पे वर्च्यू एथिक्स को समझते हैं। देखिए वर्च्यू एथिक्स किस पे स्ट्रेस करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाए उस चीज़ पे स्ट्रेस करता है क्या, वर्च्यू एथिक्स मतलब गुण, वर्च्यू मतलब गुण, हमारे गुण अच्छे हो जाएं, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाए, वर्च्यू एथिक्स उस चीज़ पे स्ट्रेस करता है, उस चीज़ पे जोर देता है। जो ये वर्च्यू एथिक्स है ये पर्सन ओरिएंटेड है, ये क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन ओरिएंटेड है, ना कि उसके एक्शन पे और ड्यूटी ओरिएंटेड। ड्यूटी ओरिएंटेड और एक्शन, क्या वो एक्शन कर रहा है, क्या उसकी ड्यूटी है, उससे लेना देना नहीं है, बट ये है पर्सन ओरिएंटेड मतलब कि पर्सन किस तरीके का है, उसके कैरेक्टर किस तरीके का है, ठीक है। तो प्लेटूज ने, जो प्लेटू है, अरस्तु जी ने, सॉरी प्लेटू है, प्लेटू ने 4 कार्डिनल वर्च्यू हमारे सामने दिए हैं, मतलब 4 गुण हमारे सामने दिए कि ये होने ही होने चाहिए। जैसे प्रूडेंस मतलब विजडम, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता से हमारे जो कैरेक्टर है उसमें निखार आता है। जस्टिस मतलब हम फेयरफुल तरीके से चीज़ों को देखें, ठीक है, इक्वालिटी लेके आएँ, ये सारी चीज़ें क्या है, वर्च्यू एथिक्स में है। करेज हो गया, टेम्परेंस हो गया, ठीक है, टेम्परेंस हो गया, करेज हो गया, टेम्परेंस, ये 4 कार्डिनल वर्च्यू हैं जो कि प्लेटो के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ पे अरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं, और अरिस्टोटल ने गोल्डन मीन्स एंड कॉमन वर्च्यू का कॉन्सेप्ट दिया है। इसने क्या कहा है कि हमें हमेशा मिडिल पाथ को चुनना है। जैसे बुद्धा ने कहा ना कि भाई हमें क्या मिडिल पाथ को चुनना है, क्योंकि मिडिल पाथ हमेशा राइट पाथ होता है। वैसे यहाँ पे अरिस्टोटल ने भी अपने तरीके से कहा कि देयर शुड बी अ गोल्डन मीन डैट इज़ कॉमन वर्च्यू। उसको आप नकार, जो बीच का रास्ता है ना, जो गोल्डन मीन है, जो गोल्डन जरिया है, जो कि कॉमन है, जो कॉमन गुण है, जिसको आप नकार नहीं सकते, जो कि क्या करता है, जो एक्सट्रीम पोजिशंस है ना उनको अवॉइड करता है, ठीक है। तो टेंडेंसी टू अवॉइड एक्सट्रीम पोजिशन, जैसे अब बताता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे करेज है, साहस है, तो साहस के 2 एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, फुल हार्डिशनेस मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ है, और दूसरा कावार्डाइज, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्या है, निठल्ला है, डरपोक है। तो हमें डरपोक भी नहीं होना है, हमें बुद्धू भी नहीं होना है, बिल्कुल हमें क्या होना है, बीच का रास्ता, जहाँ पे क्रेज इज़ अ मिडिल पाथ टू दीज 2 एक्सट्रीम, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये चीज़। अरिस्टोटल, देखिए अरिस्टोटल ने मैग्नेनिमस इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट दिया है यहीं पे एक और, मतलब इसी में ही इंक्लूडेड है ये चीज़, कि जो हाई सोल्ड और जो मैग्नेनिमस एंड प्राउड इंडिविजुअल होते हैं उनमें वर्च्यू ऑफ नोबिलिटी होता है। जिनकी हाई सोल होती है, मैग्नेनिमस होते हैं, दयालु होते हैं, जो प्राउड इंडिविजुअल होते हैं, उनमें हमेशा कौन सा वर्च्यू होता है, वर्च्यू ऑफ नोबिलिटी। और वर्च्यू ऑफ नोबिलिटीज़ कौन कौन से हैं, जैसे वल्लर, साहस, जेनरसिटी, लॉयल्टी, लॉयल हो आप, डिग्निटी, ठीक है, ये सारी क्या है, वर्च्यू ऑफ नोबिलिटी है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो वर्च्यू ऑफ नोबिलिटी है, यही गोल्डन मीन्स हैं, यानी कि दे आर टू अवॉइड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन वर्च्यू है, ये गोल्डन मीन्स है, जिससे कि हम एक्सट्रीम पोजीशन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड किया जा सकता है। यानी हमें बिल्कुल ख़राब भी नहीं होना और बिल्कुल इतने अति पे भी नहीं चले जाना है कि वो चीज़ों को ख़राब कर दिए। ऑलवेज शुड हैव अ मिडिल पाथ, ठीक है। तो ये चीज़ था, ये है वर्च्यू एथिक्स के बारे में। देखिए वैसे जितनी चीज़ें आपको समझाई जाती है ना, वो बस किस चीज़ के लिए, टू मेक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो ये इथिकल चीज़ें हैं। बाकी जो आपको आंसर राइटिंग लिखना है, जो आंसर राइटिंग आपको लिखनी होती है ना, इतनी चीज़ें आपको कभी भी नहीं लिखनी होती कि अरिस्टोटल ने ये कहा वो कहा, नॉट।
बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ एरिस्टोटल ने ये चीज़ें करा, और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। कोई आपको जाके यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा कि राइट अबाउट द गोल्डन मीन्स ऑफ द एरिस्टोटल। इस तरीके से आने की जो संभावना है बहुत कम है। बस यू नीड टू नो अबाउट कि व्हाट इज़ क्रेज, इट इज़ ए मिडिल पाथ, वी शुड फॉलो इट। इस तरीके से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप मैं चीज़ों को समझाने में बिल्कुल समर्थ रहूँगा और आपको ये चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं चीज़ें समझ में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, और जो ये लेक्चर का जो फ्लो चल रहा है वो मतलब सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप ये ज़रूर बताइएगा। देखिए ये सारी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिख ली है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो जो भी आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको पर्सनल लेवल पे अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करी, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।